हेलो स्टूडेंट, हम लोग जो है आप लोगों को जो है सॉल्यूशन चैप्टर का एक पीडीएफ सॉल्व करना है। हमें आप लोगों को जो है ग्रुप में ऑलरेडी सेंड कर दिया गया है। तो बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जो है लास्ट तक के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, सब लोग जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 से हमारे पास टोटल 15 क्वेश्चन है। इसमें 15 क्वेश्चंस का मैंने एक पीडीएफ बनाया है। इस पीडीएफ में जो है आप आसानी से जो है देख सकते हैं, ठीक है ना। आइए सीखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप लोगों को देखिए जरा क्या है। 0.5 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन इज आइसोऑस्मोटिक विद द फॉलोइंग सॉल्यूशन। मतलब ये क्वेश्चन मैंने शायद लास्ट टाइम पे पीडीएफ में भी करवाया था। तो आप लोग जानते हैं कि सर इसका आंसर सी है। इसका आंसर सी है। सी किस बेस पे इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आइसोऑस्मोटिक का मतलब होता है कि एक कॉन्सेंट्रेशन किसी सॉल्यूशन का 0.5 मोलर है ना, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू पाई इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू सी आर टी। लास्ट टाइम पे मैंने ये बताया था आप लोगों को। तो आई, तो मतलब सी वाले ऑप्शन में देखो, NaCl का आई कितना होगा। NaCl जब टूटेगा बच्चा पार्टी तो Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस में टूटेगा। I इजिकल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा इजिकल टू 1 हो जाएगा इसके लिए। और n की वैल्यू कितनी है, 2 आयन टूटे हैं, 2 आयन टूटे हैं। तो 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 1 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2। I की वैल्यू यहाँ पे बच्चा पार्टी कितना हो गया है, 2 हो गया है। तो आप देख रहे हैं, जरा ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। आप देखो कंसंट्रेशन कितना है भाई। तो आपके पास ऑलरेडी, तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, 2 इंटू सी। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है, सी ऑप्शन नंबर सी में देखो 0.25 लिखा हुआ है, ठीक है ना। आरटी आपका कॉमन हो जाएगा दोनों में, तो 0.5 मोलर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मतलब आप देख रहे हैं 0.सी वाले ऑप्शन का ऑस्मोटिक प्रेशर भी उतना ही आ रहा है जितना उसने आप लोगों को किसमें दिया गया है, जितना उसमें किसने दिया है, 0.5 मोल ग्लूकोज के लिए दिया है। तो आप समझ रहे हैं 0.5 ग्लूकोज का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके बराबर है, 0.25 मोलर NaCl के बराबर है। लास्ट टाइम पे क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया हूं, अभी डिस्कस नहीं करेंगे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ द हेनरी कांस्टेंट। मैंने आप लोगों को बताया था जब भी T को इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। क्यों होती है मैं आपको बताता हूं क्यों। देखो बच्चा पार्टी, जरा ध्यान से देखो। आपके पास मान के चलिए इसमें कोई एक सॉल्वेंट पार्टिकल है। अब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। अब ये उबलेगा, बॉयल होगा, डिसॉल्व भी होगा, लेकिन यहां से कुछ अमाउंट क्या हो जाएगा, एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे कुछ अमाउंट जो है, कुछ मास क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का बाहर निकल जाएगा। अरे जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट का बाहर मास निकल जाएगा तो सॉल्युबिलिटी कहां से इंक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। सॉल्युबिलिटी पे तो बच्चा कोई भी फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप लोगों को ये बताया जा रहा है, जरा ध्यान से देखिए, इसीलिए आप लोगों को ये कहा जा रहा है बच्चों कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कुछ अमाउंट इसका एज ए वेपर फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और ऑलरेडी जो है क्या हो जाएगा, इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ये आप लोग जानते हैं। अभी मैंने आपको बताया था सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू, आप लोग पता है सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू, आप लोगों को बताया था 1 अपॉन हेनरी कांस्टेंट होता है। क्यों, मैंने आपको बताया था W इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू, आप लोगों को बताया था मास इज इक्वल टू KH इनटू, है ना, प्रेशर होता है। ये किसने बताया था, हेनरी ने ये रूल दिया था। तो आप देख रहे हैं मास इज इक्वल टू, ठीक है ना, मास इज इक्वल टू 1 अपॉन KH, ये आपको पहले भी बताया। तो ये मास को जनरली किस नाम से ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी के टर्म में इसको इंडिकेट कर रहे हैं। इस मास को यहाँ पे सॉल्युबिलिटी के टर्म में इंडिकेट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो ये कम हो जाएगा। तो ये कम होगा तो आप देख रहे हैं कि ये कम होगा, तो आप देखिए अब ये कम हो रहा है, सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखो बेटा,
सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। सॉल्युबिलिटी इक्वल टू 1/T होगा या नहीं होगा यहाँ से, है ना। तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू, आप देखें यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इक्वल टू क्या है 1/KH बताया था ना। तो देखो तो KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1/T। 1/KH इज इक्वल टू 1/KH इज इक्वल टू 1/T। तो आपको पता लगे कि सर KH अगर बढ़ेगा टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये बी है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है बच्चा, बी है। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए सब लोग तब तक। भाई क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए, क्या लिखा है, डॉट 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 सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। कौन से सॉल्यूशन का सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट होगा। आप लोगों को बताया है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इनमें से सबसे ज्यादा देखो, सबसे ज्यादा जो है बॉइलिंग पॉइंट जिसका होगा ऑप्शन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 3 में, उसका सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट होगा। और जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका जो है सबसे ज्यादा क्या होगा फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वांट ऑफ फैक्टर, क्योंकि मैंने आपको बताया था डेल्टा ऑफ टीबी इक्वल टू होता है आई इंटू केबी इंटू मोलारिटी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जितना ज्यादा वांट ऑफ फैक्टर होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा बच्चा, उतना ज्यादा क्या होगा ये बढ़ेगा। तो आप जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन फर्स्ट में देखिए K4 FeCN6 ऐसा लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा 4K प्लस FeCN6 नेगेटिव। तो n की वैल्यू कितनी है बच्चा, यहाँ पे 5 है। अब भाई आप लोग जानते हैं जिसका n ज्यादा होगा उसी का i की वैल्यू भी ज्यादा होगी, है ना। तो n की वैल्यू यहाँ पे 5 है। दूसरा ऑप्शन नंबर 2 देख लो, NaCl सब में 1 मोल है। NaCl में देखो Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, n की वैल्यू कितना है बच्चा पार्टी 2 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो ग्लूकोज। तो ग्लूकोज टूटता नहीं है। आप लोगों को पता है कि सर ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयंस में नहीं टूटेगा। तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा पार्टी 0 हो जाएगी। और KCl देखिए, ये ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए KCl में K पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। तो n की वैल्यू कितनी है 2। तो सबसे ज्यादा n की वैल्यू इसकी है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। ठीक है ना, सबसे कम n की वैल्यू किसकी है, इसकी। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे क्या होगा, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा FP। तो जिसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा उसके लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू भी जो है सबसे कम होगी। और बच्चों जब वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कम है आप लोग समझ सकते हैं कि ऑलरेडी उसके लिए क्या हो जाएगा, ऑलरेडी बच्चों आप लोग ये बोलेंगे सर उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा हो जाएगा, है ना। बहुत ही सिंपल बात मैंने आपको बताई है, ये आप लोग समझ सकते हैं। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है जरा पढ़िए सब लोग पहले से। Find out the molarity of solution on addition of 200 ml of water in 500 ml of 0.2
मोलर सॉल्यूशन। मतलब आपको मोलरिटी निकालना है, M1 आपको निकालना है, M1 आपको निकालना है, V1 की वैल्यू दी है 200 सॉल्यूशन ml, और M2 आपको दिया हुआ है बच्चों 0.2 मोलर को एक साथ मिला रहे हैं, तो V2 उस टाइम पे कितना हो रहा है 500 ml। तो अब V2 पहले से कितना है, अब आप उसमें क्या क्या मिक्स कर दिया दोनों सॉल्यूशन को, V2 पहले से 500 है तो और इसमें से कितना बन जाएगा 200 और बन जाएगा, ये बनेगा या नहीं बनेगा आप खुद ही बताओ यार। जब बच्चों ये 200 बन जाएगा तो आप लोग समझ जाएंगे तो सर ये ओवरऑल कितना हो जाएगा 700, क्योंकि आप जो है 200 ml के सॉल्यूशन को 500 ml वाले सॉल्यूशन में मिला रहे हैं, तो वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा ना 700 ml हो जाएगा। तो M1 V1 इज इक्वल टू हो जाएगा M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, और V2 इज इक्वल टू हो जाएगा M1 इंटू V1 डिवाइडेड बाई M2। तो M1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो सॉरी M1 आपको निकालना है यार, M2 इंटू V2 डिवाइडेड बाई V1, ओके। तो ये ओवरऑल M2 की वैल्यू कितनी आ रही है, M2 0.2 इंटू V2 कितना है 700 डिवाइडेड बाई M2 V1 कितना है 200। कितना आ रहा है, 0.7 के अप्रोक्सीमेट आ रहा है आंसर, ऑप्शन नंबर 0.7 के अप्रोक्सीमेट आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, देख लीजिएगा, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन शायद मैंने पहले ही बताया था आपको। अच्छा एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बढ़िया वाला एक क्वेश्चन आपके पास फंसा हुआ है, स्टार्ट करते हैं उसको, क्या है लिखा हुआ क्या है उसी में देखते हैं। ठीक है ना, ओके एक मिनट है, थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। एक मिनट, हम लोग बस शुरू ही कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन क्या है जरा पढ़ लिया होगा। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5, what is the molality of 0.25 molar aqueous solution of acidic acid। आपसे कह रहा है मोलालिटी निकालना है 2.05 मोलल
एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन उसने दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डी ऑफ सॉल्यूशन लिख देता हूं 1.02 ग्राम पर ml। देखो भाई क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड है इसको क्वेश्चन को करने का। आपको एक सॉल्यूशन दिया गया है बच्चों, वो कह रहा है 0.2 मोलर, 0.2 मोलर, मोलर, अच्छा मोलर नहीं, मोलर दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, जीरो, यहां पे देखिए 2.05 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। आप लोगों को पता है कि m ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू कितना होता है, इक्वल टू होता है 60 ग्राम। चेक कर सकते हैं आप लोग, देखिए 60 ग्राम। इस लाइन का क्या मीनिंग है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लाइन में ये कहा गया है कि 2.05 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग ये हो गया कि भाई 2.05 मोल ऑफ एसिडिक एसिड डिसॉल्व्ड है 1000 ml ऑफ वाटर, ml ऑफ वाटर। मतलब इस लाइन का ये मीनिंग है, मोलर का मीनिंग हो गया कि 2.05 मोल ऑफ एसिडिक एसिड डिसॉल्व है 1000 मोल ऑफ वाटर में। अब आपको पता लग गया कि सर ये आप लोगों को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता लग गया, वी ऑफ सॉल्यूशन क्या निकल गया, 1000 ml निकल गया। अब आप जरा ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, मैं मोलालिटी इक्वल टू लिखूंगा, मोलालिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, सॉल्यूट तो ये हो गया ऑलरेडी, डिवाइडेड बाय आप बोलेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में होना चाहिए, और केजी क्योंकि हमारे पास ग्राम में दिया रहेगा तो हाँ। लेकिन सर मास ऑफ सॉल्वेंट कहाँ है, निकला ही नहीं। अरे मास ऑफ सॉल्वेंट भी तो चाहिए आपको, तो देखो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन, मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों, कोई भी सॉल्यूशन जनरली दो टाइप के कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है, कोई भी सॉल्यूशन जनरली दो टाइप के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक होता है सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ क्या हो गया, प्लस मास ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास भी इसी में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी नहीं है आपके पास, मास ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, इधर देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू होता है, मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा देखिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास। तो मोलर मास ये दिया गया है और मोल्स ये दिए गए हैं, एन ऑफ सॉल्यूट ये है 2.05, ठीक है ना। तो देखो बच्चा पार्टी, इसको अगर मैं मास ऑफ W ऑफ सॉल्यूट अगर निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, देखो मोल ऑफ सॉल्यूट क्या है 2.05 इंटू 60, तो ये करीब करीब 120 ग्राम के अप्रोक्सीमेट आएगा, ठीक है ना। अब मास ऑफ सॉल्वेंट, अब एक्चुअली मुझे क्या करना है भाई, मास ऑफ सॉल्यूशन जो है निकाल, मुझे ये वाला टर्म निकालना है, मास ऑफ क्या निकालना है, सॉल्वेंट निकालना है। तो मुझे एक और ये तो निकल गया, ये भी चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी कितना है सॉल्यूशन का, दिया हुआ है उधर देखो 1.02 इनटू वॉल्यूम कितना दिया है 1000 ml, तो 1020 कितना हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। तो अब आप कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होगा भाई, मास ऑफ सॉल्यूशन, ये है मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट।
मास ऑफ सॉल्यूट अभी निकाला आपने, ये वाला है, ये 120 ग्राम इक्वल टू कितना ग्राम हो गया, 900 ग्राम। इसका क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट आ गया है, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया है। समझ रहे हैं क्या? बस अब बढ़िया से मोलालिटी निकाल दो, कुछ भी नहीं है अब तो, कुछ बचा हुआ। तो देखो मोलालिटी का फॉर्मूला ये, नंबर ऑफ मोल तो पहले से ही दिया हुआ है, सो मोलालिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2.05 डिवाइडेड बाय मास ऑफ 900 इंटू 1000। ऐसा कर लेंगे तो इससे ये कैंसिल आउट कर दीजिएगा बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 20.5 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू, एक आंसर आपका आ जाएगा 2.2 मोल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, और ये क्वेश्चन जो है आपके 11th क्लास के सिलेबस के बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन बड़े लंबे लंबे हैं, इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जा रही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 6, क्या लिखा है पहले पढ़िए। व्हाट विल बी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 18 ग्राम ग्लूकोज टू 178 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए सबसे पहली बात तो W ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 18 ग्राम। M ऑफ H2, ये M ऑफ ग्लूकोज, M कितना हुआ है, ग्लूकोज का वेट कितना होगा भाई 180 ग्राम। बहुत सिंपल है, ये क्या है सॉल्यूट का केस है। W का क्या है, W ऑफ सॉल्वेंट पानी दिया गया है 178.2 ग्राम वाटर। M ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा 18 ग्राम, ये आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। 1 मिनट है, थोड़ा सा ठीक है। अब देखो कोई दिक्कत नहीं है सर, बढ़िया से हम कर लेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये आप ही को करना है बच्चा, उसने कहा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, आपको पता है P ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो आपके पास P नॉट क्या होगा भाई, P नॉट हमारे पास दिया नहीं तो कितना रखना पड़ता है 760 mm ऑफ H। तो
तो आपको पता है डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स ऑफ सॉल्यूट, ऐसे होगा क्या, यही फॉर्मूला है। तो पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट, देख लो आपको पी एस निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा भैया, एन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई एन ऑफ सॉल्यूट प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट। इस फॉर्मूले को यूज करके प्यारे बच्चों आप पी एस की वैल्यू निकाल लेना, एन यहां से निकाल देना दोनों का, और दोनों को ऐड कर लेना। पी नॉट 760 दिया हुआ है, मैंने आप लोगों को बता दिया है बढ़िया से, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देख लीजिएगा बढ़िया, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है जरा देखिए ध्यान से। वो कह रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलर केसीएल सॉल्यूशन इज, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है उसने 0.02 मोलर केसीएल सॉल्यूशन का कितना दिया है, 2 डिग्री सेल्सियस। If BaCl2 is completely ionized, what is the freezing point of 0.01 molar KCl? ये बड़ी बात बोल गया ये। उसने क्या दिया है, मोलारिटी इक्वल टू दिया हुआ है उसने KCl का, m ऑफ KCl दिया हुआ है 0.01 और डेल्टा टी एफ दिया हुआ है उसने 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, 2 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस। इफ कंप्लीटली, ये काय के लिए है बच्चा, KCl के लिए। अगर वो कह रहा है BaCl जो है कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, तो उस टाइम पे जो मोलालिटी है 0.01 BaCl2 का, उस टाइम पे आपको कह रहा है TF निकालिए। इतने का BaCl2 इतना है, इतने कॉन्सेंट्रेशन का फ्रीजिंग पॉइंट आपको निकालना है, किसके लिए, BaCl2 के लिए, और आपको ये दिया गया है। आपको पता है सर अगर आप डेल्टा TF निकालोगे तो I इंटू KF इंटू M होना चाहिए आपके पास, लेकिन सर आपने सब कुछ तो निकाला लेकिन KF तो आपके पास है ही नहीं। हो सकता है आपके दिमाग में ऐसा ही बन रहा होगा कि सर KF तो है ही नहीं, तो आप कहां से निकाल लोगे, घर से थोड़े नहीं निकालेंगे। चलिए आपको समझाते हैं बच्चों, एक मिनट में थोड़ा सा मुझे एक चीज चेक कर रहा था। ठीक है ना, देखो KF निकालना है तो KF मुझे यहां से निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका TF भी दिया है, इसका M भी दिया, I इसका निकल जाएगा, क्योंकि ये जब टूटेगा तो K पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, तो N इजिकल टू 2 हो जाएगा, और अल्फा इजिकल टू 100% है, तो 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, तो 1 प्लस 2 माइनस 1 कितना, 1 इजिकल टू 2 आ जाएगा I के। तो मैं KF, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम रहेगी ना, डेल्टा ऑफ TF डिवाइडेड बाय, आप लोग बोलेंगे डेल्टा ऑफ TF डिवाइडेड बाय मोलालिटी इनटू क्या हो जाएगा, I भी साथ में रख दो, किसके लिए, KCl है भाई, ये तो कांस्टेंट है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या है, कांस्टेंट है। K की वैल्यू इसके लिए रहो, इसके लिए, तो डेल्टा TF की वैल्यू कितना है, -2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन कितना है, 0.01 इंटू 2, तो ये ओवरऑल कितना आ रहा है, मैं वो टर्म आपको लिखवा देता हूं। तो ये बच्चा पार्टी ये यहां से इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये -1 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू -100 डिग्री सेल्सियस में ये आंसर आ जाएगा, आएगा।
देख लो -100 डिग्री सेल्सियस। बस अब निकल गया हमारा आंसर। जब आंसर निकल गया तो अब तो कोई भी दिक्कत नहीं है सर। क्यों? क्योंकि आपने कर दिया होगा। तो अब आप ऐसे कर सकते हैं, डेल्टा ऑफ टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलर। तो आई की वैल्यू कितना है, आई BaCl2 के लिए आई कितना होगा भाई, देखो ये टूटेगा तो Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, तो n इज इक्वल टू कितना हुआ 3। तो I इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा जरा देखिए, तो n इतना हो गया, तो I की वैल्यू कितना हो जाएगा, I की वैल्यू देखिए आप 1 प्लस 3 माइनस 1 2 2 इंटू 1 तो कितना हो गया, I भी 3 आएगा। तो देखिए माइनस ऑफ 100 इंटू 3, के एफ की वैल्यू ये है, आई की वैल्यू 3 है, इंटू कॉन्सेंट्रेशन कितना है इसका 0.01। तो ओवरऑल ये आंसर आ रहा है -3 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो ऑप्शन नंबर ए है। आप लोग देख सकते हैं, कोई भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए सब लोग। Which of the following electrolytes has the value of factor as that of Al2SO3? मतलब कौन सा फैक्टर है जिसका जो है वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू Al2SO3 के बराबर आ रही है। पहले तो आप भैया Al2SO4 होल थ्राइस का ही निकाल लो, है ना। देखो ये जब टूटेगा तो क्या बनाएगा, 2 ऑफ द Al3 पॉजिटिव प्लस 3 ऑफ SO4 2 माइनस, n कितना है इसके लिए 5 हो जाएगा। तो I देखो कितना आएगा, I इज इक्वल टू 1 प्लस n, 5 माइनस 1 इंटू 100%, I अल्फा है तो 100/100 इज इक्वल टू 1, तो I इज इक्वल टू 5 आ रहा है। तो इन सारे के सारे ऑप्शन में चेक करिए कौन से क्वेश्चन में I की वैल्यू 5 आ रही है। तो मैं आपको बता देता हूं भैया, ऑप्शन नंबर डी का आंसर आएगा 5, बाकी किसी का नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट होगा। क्यों, उसको देख लीजिएगा। n इज इक्वल टू 5 हो गया, बस n अगर इसका बराबर आया तो सर ये भी बराबर ही आएगा, है ना। बाकी कहीं में आप चेक कर लीजिएगा, n की वैल्यू कहीं भी बराबर नहीं होगी, n की वैल्यू कहीं पे भी बराबर नहीं होगी। आप चेक कर सकते हैं बढ़िया से, ठीक है ना, आप बढ़िया से चेक कर सकते हैं। भैया एक क्वेश्चन और देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ। 8 ग्राम ग्लूकोज इज एडेड 178 ग्राम वाटर। ये क्वेश्चन उसी की तरह जो क्वेश्चन नंबर पहला था, ये क्वेश्चन सेम है, देख लो ये रिपीट हो गया है लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, बस एक ही बात। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो भाई। 8 ग्राम, देख लो थोड़ा अच्छे से पढ़ लो। 8 ग्राम ग्लूकोज इज एडेड 178 ग्राम वाटर। सेम रिपीट है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस एक्वस सॉल्यूशन। बस आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, डेटा पूरा दिया हुआ है, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस इज इक्वल टू एक्स ऑफ सॉल्यूट। बस ये रख देना और आंसर मैं बता देता हूं कितना आएगा। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है, आप चेक कर लीजिएगा। वो पहले भी आया था ना एक ऐसे ही क्वेश्चन। और देखो भाई पीएस निकालना है तो पी नॉट कितना रखोगे 760 ml ऑफ। इतना आपको लोगों को वेपर प्रेशर की वैल्यू रख देनी है। इतना आप लोगों को बच्चों वेपर प्रेशर की वैल्यू रख देनी है और इसके बेस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आइए सीखते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन निकालना है, काई ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। एक्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा देख लो पहले, एन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एन ऑफ सॉल्यूट प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे ही होगा। यस सर, बिल्कुल ऐसे ही तो होगा, और कैसे होगा भैया, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। 1 मोलर एक्वस का मतलब है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में क्या है, डिसॉल्व है। 1000 ग्राम सॉल्वेंट का मतलब हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकला बच्चा पार्टी, 1000 ग्राम। अरे जब मास सॉल्वेंट का इतना निकल गया तो मोलर मास कितना निकलेगा। सॉल्वेंट क्या है भाई, सॉल्वेंट आपका वाटर है, ध्यान रखना। एक्वस लिखा हुआ है ना, एक्वस लिखा है ना तो वाटर है, तो वाटर का मोलर मास कितना होगा 18 ग्राम। सर तो मोल ऑफ सॉल्वेंट क्यों नहीं निकाल देते हो, निकाल देते हैं यहीं से। लीजिए ये कितना आया 55.5 ग्राम। दिस इज एन ऑफ सॉल्यूट और एन ऑफ सॉल्वेंट निकल गया, तो अब निकाल दो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 55.5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 56.5। आंसर इसका करेक्ट मैं बता देता हूं 0.0177। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चेक कर लो बढ़िया से, आराम से देख लो। ये तो 11th क्लास का क्वेश्चन है, ये तो 11th क्लास का क्वेश्चन है, ये तो क्लास 11th का क्वेश्चन है जिसको आप कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई। Which of the one is not equal to 0 for an ideal solution। आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या कौन सा टर्म जीरो नहीं होगा। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग जीरो होता है, डेल्टा बी ऑफ मिक्सिंग जीरो होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था, जरा ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से सुनिए, ये बात मैंने आपको लिखवाई है, अब नोट्स में लिखवाया हुआ है भाई। जो लोग नए हैं
अब उनको तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो लोग पुराना है वो बहुत होशियार है वैसे भी, क्योंकि उनके नोट्स में लिखा हुआ है, और आज से आप लोग भी अपने नोट्स में ऐड कर देना। आइडल सॉल्यूशन के लिए बच्चों डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग ऑलवेज जीरो होता है, डेल्टा बी ऑफ मिक्सिंग ऑलवेज जीरो होता है, डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग ऑलवेज लेस देन जीरो होता है, और डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग ऑलवेज जो है लेस देन जीरो। ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये वाला डी वाला ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डेल्टा पी भी किसके बराबर होगा, आइडल है तो जो है समान वो भी जीरो ही हो जाता है, समझ रहे हैं ना। देख लो डेल्टा, ये ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ओवरऑल जो प्रेशर आएगा, ओवरऑल जो प्रेशर आता है ऑब्जर्व्ड माइनस राउट, कितना जो है कैलकुलेट, कितना जो है राउट ने कैलकुलेट किया, कितना उसका ऑब्जर्व हुआ था, दोनों की वैल्यू जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट करके जीरो हो जाती है, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया भैया। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। बड़े लंबे क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, बाकी ये कंप्लीट हो गए। सोचा भी नहीं था कि ये इतना बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 12, molarity of HNO3 in the sample which has a density 1.4 ग्राम। मतलब HNO3 की मोलैरिटी आपको निकालना है, देखिए M ऑफ HNO3 निकालना है, और डेंसिटी किसकी है 4 ग्राम पर ml। मास परसेंटेज भी दिया हुआ है, मास परसेंटेज कितना दिया हुआ है 63% W। इसका ये मतलब हो गया कि जो 63 ग्राम HNO3 है वो आपके 100 ग्राम सॉल्यूशन में है। आपको मोलारिटी इज इक्वल टू हो जाएगा, मोलारिटी इक्वल टू हो जाएगा N ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000। डी ऑफ ये काय के दिया है, सॉल्यूशन का दिया हुआ है, तो डी ऑफ सॉल्यूशन इनटू, तो डी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय बी ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चा पार्टी बी ऑफ सॉल्यूशन निकाल दो ना डायरेक्टली, एन ऑफ सॉल्यूट तो निकाल दोगे आप, तो बी ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, m ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय d ऑफ सॉल्यूशन। सर m ऑफ n ऑफ सॉल्यूशन क्या है, ये है ना m ऑफ